हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एसएसटी में इकोनॉमिक्स बुक का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें हमारे जितने भी क्षेत्रक हैं, हमारे 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इन क्षेत्रकों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इस जो लेसन है इसमें से एक कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पक्का आता है, फाइनल एग्ज़ाम में। तो इसको हमने केयरफुली रीड करना है और इन क्षेत्रकों को हमने समझना है कि प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें कृषि, पशुपालन इत्यादि शामिल होते हैं, जिससे हमें एक तरह से कच्चा माल प्राप्त होता है। तो उसके बारे में द्वितीयक क्षेत्रक में जैसे हम प्रोडक्ट उत्पाद तैयार करते हैं, तृतीयक क्षेत्रक इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे प्राथमिक क्षेत्रक को उद्योग क्षेत्रक कहा द्वितीयक क्षेत्रक को उद्योग क्षेत्रक भी कहा जाता है और तृतीयक को हमारे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमें सेवाएं प्रदान करता है। तो इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। निम्न चित्र को देखें, यानी कि जो ये चित्र दिए गए हैं इनको देखें। तो इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी एक्टिविटी में कोई ना कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे, यानी कि कोई ना कोई कार्य कोई ना हर एक व्यक्ति कर रहा है। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, ठीक है, यानी कि वस्तुओं का माल को तैयार करती हैं, प्रोडक्ट तैयार करती हैं। कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। और हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया गया है, यानी कि अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। उनको जैसे हम उनको किसी अलग अलग तरीके से उनको वर्गीकृत कर देते हैं, तो इसको ही क्या कहा जाता है? क्षेत्रक, ठीक है। और इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया गया है और इनको क्या कहा जाता है? क्षेत्रक। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह क्या है? कपास एक मौसमी फसल है और कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे कि वर्षा हो गई, हमारा सूर्य का प्रकाश और जलवायु, इसके ऊपर हम डिपेंड है, निर्भर करते हैं। अतः कपास क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। और इसी प्रकार डेयरी उत्पाद में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, यानी कि हमें चारा प्राप्त करने के लिए पशुओं के घास के लिए हम किस पे डिपेंड है? प्राकृतिक पे डिपेंड है। अतः इसका उत्पाद दूध, इसका मतलब क्या हुआ? दूध भी क्या हुआ? एक प्राकृतिक उत्पाद। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहेंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? जब हम यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस क्षेत्रक को हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्यों? यानी कि हम उस क्षेत्रक को प्राथमिक क्षेत्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन यानी कि मत्स्य पालन, मछली पालन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इस क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या हुआ? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, ये आपका क्लियर हो गया है। प्राथमिक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। नेक्स्ट है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक क्या हुआ? द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें हम जो है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए उसको अन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है।
यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में तो हमें में क्या होता है, हमें सीधे वस्तुएं जो है प्राकृतिक उत्पाद के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और इसमें क्या करेंगे, हम उनका विनिर्माण करके उसका एक प्रोडक्ट तैयार करेंगे, और बल्कि उसको यानी कि प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि हम निर्मित करेंगे उन चीज़ों को। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है, यानी कि जो वस्तुओं का विनिर्माण है हम प्रोडक्ट अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं, किसी कार्यशाला में या कारखाने में भी उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग हम सूत काटने और कपड़ा बुनते हैं, उसका यूज़ हम किस में करते हैं, सूत काटने के लिए और कपड़ा बुनने के लिए। और गन्ने को भी हम क्या करते हैं, कच्चे माल के रूप में उपयोग करके उसका चीनी या गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्र। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और उपयुक्त दो क्षेत्रकों से वो क्या है, भिन्न है, बिल्कुल अलग है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं को उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में ये क्या करती हैं, सहयोग करती हैं, यानी कि हमारी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों, ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जैसे हमने थोक दुकान या खुदरा व्यापारी कुछ चीज़ें प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रक या ट्रेन की, ठीक है, यानी कि उसको परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है, यानी कि हम उनको स्टोर भी कर सकते हैं। और हमें उत्पादन और व्यापार की सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने, पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार, ये हमारे तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हुआ, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे हमारे शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, धोबी, नाई, मोची एवं वकील। ये मतलब कि व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक और लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता इसमें हमें होती है, यानी कि ये जो है हमें सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी क्या है, महत्वपूर्ण हो गए हैं हमारे लिए। तीन क्षेत्रकों की तुलना, यानी कि इनको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के विविध उत्पाद कार्यों से काफ़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग इनमें काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक जो है प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनको हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। और कुल उत्पादन को हम कैसे जानते हैं कि कितना कुल उत्पादन हुआ है और कितना उसका मूल्य है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप सोचते होंगे कि हज़ारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव है। यह न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलों और फर्नीचरों की जो संख्या है उसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे।
यानी कि फर्नीचर में कीलें बहुत सारी लगती हैं। कहते हैं कि हम उसको कैसे काउंट करेंगे, कैसे उसका योगफल हम निकालेंगे। यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का एक सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर क्या करना है, हमें उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, ठीक है, और गेहूँ का मूल्य क्या बना 80,000 रुपये यहाँ पे, और 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य क्या होगा 50,000 रुपये। और इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद उनका योगफल हम निकाल लेते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ एक बात सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। केवल हमें क्या करना है, अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना करना ही इसमें उचित है, यानी कि वो ही हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। जैसे कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है, ठीक है, 8 रुपये किलोग्राम की दर से उसने गेहूं बेच दी, और मिल में जो गेहूं की पिसाई है वो उसकी पिसाई भी होती है, और बिस्किट कंपनी को जो है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसको आटे को बेच देता है। और बिस्कुट कंपनी आटे के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ें भी उसमें यूज़ करेगी, ठीक है, और इन चीज़ों का यूज़ करके वो फिर क्या करेगी, 4 पैकेट बिस्किट बनाती है, और प्रत्येक उपभोक्ता को वो 60 रुपये में, यानी कि 15 रुपये प्रति बिस्किट का, एक बिस्किट का पैकेट देगी वो 15 रुपये में, ठीक है। अतः बिस्किट ही क्या हुआ, हमारा अंतिम उत्पाद हुआ, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है उसको हम क्या कहेंगे, अंतिम उत्पाद कहेंगे, और उसका ही हम मूल्य काउंट करेंगे। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यानी कि इनके बीच में जो हमने यूज़ की हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य पहले से ही शामिल होते हैं, यानी कि हम उसको पहले ही उनमें काउंट कर लेते हैं। और अंतिम वस्तु यानी कि बिस्किट का मूल्य 60 रुपये में जो है हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है, और उससे जो है आटे का मूल्य 10 रुपये भी हमने उसमें शामिल कर लिया है। इस प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल इसमें हो जाता है। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना करना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं। जैसे पहले हम उसको गेहूं का रेट का गेहूं के मूल्य के बारे में हम गणना करेंगे, उसके बाद उसकी पिसाई की गणना करेंगे, फिर उसके बाद बिस्किट कंपनी को देते हैं वो हमें काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसमें आटा और जो भी मिलाते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको काउंट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम अंतिम वस्तु के मूल्य को ही काउंट करें, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में, और अंततः अंतिम वस्तु यानी कि बिस्किट के रूप में हम उसकी गणना बहुत बार हम काउंट करते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम किस चीज़ को काउंट करें, अंतिम वस्तु के मूल्य को ही काउंट करें। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है, यानी कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। जैसे आ जाता है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि तीनों क्षेत्रकों यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन गया है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये काम कौन करता है, केंद्र सरकार के मंत्रालय, और यह मंत्रालय राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है, और तब जाके हमारा जीडीपी निकलता है, ठीक है, और उसका अनुमान यह करता है। और
अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से क्षेत्र में लगे हुए हैं? हमारे प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है। लंबे समय यानी कि 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे और कुछ उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम करने लगे। यानी कि जैसे एक्स्ट्रा टाइम लोग लगा लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो कमा लेते हैं उससे, और इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का जो महत्व है वो परिवर्तित हो गया है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुछ उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। यानी कि सेवा क्षेत्र मतलब हमारा तृतीयक क्षेत्र। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। विकसित देशों में यही सामान्यतः लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? ये हम अगले खंड में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये अपना लेसन केयरफुली रीड करना है और इसमें से जितने भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि क्षेत्रक किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, और हमारा जो ये है इसमें और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, प्राथमिक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है, द्वितीयक का दूसरा नाम क्या है, तृतीयक का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं। यानी कि जितने भी आप इसमें से क्वेश्चन बना सकते हो वो क्वेश्चन बनाने हैं और इसको केयरफुली रीड करना है। ठीक है। यानी कि हमने इस तरह से अपने लेसन तैयार करने हैं कि बाद में हमें जो है एकदम से याद आ जाए कि उस लेसन में ये चीज़ हमें मिली थी। ठीक है। तो आपने केयरफुली रीड करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।